आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रशांत उपाध्याय जी, जो देश में अपनी व्यंग्य कविताओं के कारण जाने जाते हैं, और आज उनका एक और रूप देखा कि किसी किताब की भूमिका ऐसे ढंग से लिखी जा सकती है। क्या खूबसूरत अंदाज था, बिंबों में किताब की भूमिका लिखना। मैं बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। बहुत शांत स्वभाव के, और सच कहूँ तो जो लोग मनीषी होते हैं वो दिखाते नहीं हैं अपने आप को। प्रेमपाल शर्मा जी को मैं सुन रहा था, बिल्कुल सरल व्यक्ति हैं बिल्कुल देखने में, और ये व्यक्ति ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप साहित्य अमृत के संपादक हैं, आप प्रभात प्रकाशन के संपादक हैं, आपने यात्रा संस्मरण बहुत अच्छे लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, और शायद आसानी से जो लोग बिना मेहनत के लिख लेते हैं, ये वो लोग उन लोगों में से हैं। मैं प्रेमपाल शर्मा जी को मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बातें भी होंगे हम लोगों की। आज के जो दूल्हे राजा हैं, जो 70 साल के हो गए हैं, और मुझे लगा कि मेरे से 5-7 साल तो छोटे होंगे। अब कई चीज़ों पर लगातार आपका काम है, कविता पर काम है, और आपकी किताबों पर मैं जब बात करूँगा तो मैं करूँगा ही। आपको सुनना अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपनी गज़ल जो आप सुनाते हैं उसका गीत के अंदाज में ना पढ़ें। बस मैं अभी बात भी कह रहा था, आप गीत के अंदाज में पढ़ते हैं। मैं गाने गाता हूँ तो मैं गज़ल के अंदाज में पढ़ता हूँ, तो मैं भी यही गलती करता हूँ। तो चंद्रप्रकाश मिश्र जी को बधाई तीनों किताबों के लिए, और कीर्ति रतन जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का, बहुत अच्छे ढंग से। बस अंतिम वाला जो उनका कथा उन्होंने पढ़ा था मेरे लिए, बस उसे वापस ले रहे, मैं खुदा बिल्कुल नहीं। खुदा होके मैं आसमान में पहुंच जाऊंगा, मुझे ज़मीन में रहना है। और जिनके कारण हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, और जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक आत्मीय गरिमा प्रदान की है, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, आत्मीय गरिमा, वो ओम प्रकाश प्रजापति जी, इनके कारण हम लोग सब यहाँ पर आ जाते हैं। कुलदीप और बबली और बाकी मेरे सारे मित्रों, 3 किताबें हैं। इनको ऐसे मान के चलें कि एक किताब जो है वो होंडा सिटी गाड़ी है, खरीदनी मुश्किल है, चलाने में मज़ा आता है, पर पेट्रोल बहुत खाती है। दूसरी किताब है सीएनजी की गाड़ी। सीएनजी की गाड़ी है किताब। कैसे कि अभी मेरे लड़के का फ़ोन आया था कि पापा वो गाड़ी तो आप ले गए, मैं कैसे जाऊंगा। मैंने कहा तो अपनी गाड़ी से जा। क्योंकि नहीं पापा, वो पेट्रोल बहुत खाती है, तो सीएनजी वाली गाड़ी जो मैं ले आया हूँ उसे वो गाड़ी चाहिए, दिखावे के लिए बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। एक किताब सीएनजी वाली गाड़ी है जिसका उपयोग होना ही है ना। और तीसरी जो किताब है वो ऐसी है जिसमें आपका मन से बैठने को मन करता है, जिसमें आप सुविधाजनक से बैठते हैं और दूसरों को आमंत्रित करते हैं कि आइए देखो यार, बाकी सारी गाड़ियों में बैठो, इस गाड़ी में भी तो बैठ के देखो। ये 3 गाड़ियां हैं। मेरी मुसीबत ये हो गई थी कि जब प्रशांत बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं, उसके बाद इन्होंने किसी के बोलने के लिए छोड़ा क्या है? छोड़ा तो कुछ नहीं। अब कुछ तो करो, गाड़ी बना लो, 3 गाड़ियाँ निकाल ली, है ना। तो मित्रों, पहले 2 किताबों पर बात, और उसके बाद जो जिस किताब पर मुझे बात करनी चाहिए उस पर बात। पहली बात है कि ये जो किताब है हिंदी काव्य धारा, ये किताब बहुत दूर तक जानी है। ये किताब बहुत दूर तक क्यों जानी है? जब आप किसी विशेष क्षेत्र का के सारे भूले बिसरे साहित्यकारों को उठाकर काम करते हैं, और उन लोगों को जिनके बारे में आपने सुना है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बलवीर सिंह रंग को जानते हैं, आप में से 60% कहेंगे नहीं जानते। बलवीर सिंह रंग वो थे जिनसे गोपाल दास नीरज भी सीखते थे। ये वो लोग शख्सियत हैं, ये लोग वो। जी जी जी, बलवीर सिंह रंग वो नाम है। और एक बात और भी अच्छी,
कि अगर आप दुष्यंत कुमार में और बलवीर सिंह रंग के दोनों के बीच के अंतर को देखना चाहेंगे, या दोनों की जो संप्रेषणीयता उसको देखना चाहेंगे, और दोनों के बीच में जो विविधता के रंग हैं उनको देखना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि संप्रेषणीयता में दुष्यंत आगे होते हैं, लेकिन जब विविधता की बात होती है, जब विस्तार की बात होती है उस कैनवस के, तो बलवीर सिंह रंग बहुत ऊपर होते हैं। मैं बहुत समय से मंच से जुड़ा रहा, शायद 18-20 साल की उम्र में मंच पे आ गया, संचालन किया करता था, म्यूजिकल नाइट्स का भी कर देता था, जो भी मिल जाता सबका कर देता था। मैं 90% शेर और या कते या दोहे या मुक्तक बलवीर सिंह रंग के पढ़ता था, मुझे पता ही नहीं था। हमने तन्हाई की जंजीरों से बातें की हैं, हमने धुएं की लकीरों से बातें की हैं, तुझसे क्या खाक मिलने की तमन्ना होगी, तेरी तस्वीर से बातें की हैं। कहाँ था, कब से सुन रहे हैं हम लोग, हमको पता ही नहीं बलवीर सिंह रंग का है। हमको नीरज की एक एक चीज़ का पता है, हमको बलवीर सिंह रंग की चीज़ों का नहीं पता। तो चंद्रपाल मिश्रा गगन जी ने जो बड़ा काम किया है वो इन लोगों को सामने लाने का किया है। इस किताब को पढ़े जाना चाहिए, इस किताब को पढ़े जाना चाहिए। और मैं आपको सच बता दूं कि इस किताब को मैंने अलग रख लिया है। मेरे पास ये किताब बहुत सारी है, जो लोग मुझसे परिचित हैं वो जानते होंगे, मैंने बहुत साल इंडिया टुडे के लिए समीक्षाएं लिखी, बहुत सारे अखबारों के लिए सब किया। तो मेरे यहाँ किताबों की संख्या लगभग इतनी है कि इसमें ये कमरा भर जाएगा। इतनी किताबें मेरे पास लगभग आती ही हैं, रोज़ ही आती हैं, तो बातचीत भी उन पर होती है। लेकिन ऐसी किताबों को मैं पढ़ना चाहूँगा, इसे मैंने अलग निकाल लिया। इस पर मैंने कुछ लिखा भी नहीं, इसको चुपचाप रख लिया कि मैं इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा। अभी प्रशांत जी जी कुछ कहते हैं, आप कुछ कह रहे थे जी? नहीं, वो वैसे ही हल्की सी बात थी। जी जी, तो एक किताब ये हुई। दूसरी किताब वे डू कन्वर्सेशनल इज इन इंग्लिश, इस किताब को भी मैंने संभाल के रख लिया। कारण क्या है कि मेरा अंग्रेजी में हाथ तंग है ना, और मैं कई बार परेशान होता हूँ कि भाई जैसे उसकी राय घटिया है तो मैं उसका जो ट्रांसलेशन करूँगा वो बहुत ही खराब करूँगा। जो जैसे ही मैं उसका ट्रांसलेशन करके अपने दिमाग में सामने वाले को बोलूँगा वो एकदम समझ जाएगा ये आदमी जो है इसको अंग्रेजी आती नहीं है, पंगे ले रहा है ये। तो ये किताब इसलिए अच्छी है, और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप इस किताब को थोड़ा सा, जो रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाले इस तरह के जो लोग हैं, ये प्रोफेशनल किताब है। ये किताब जो है सीएनजी की गाड़ी है, ये है सीएनजी की गाड़ी। ये किताब उपयोग में आनी ही है। अगर मैं जिन लोगों को साहित्य में कतई रुचि नहीं है उनको ये किताब दे दूं तो वो किताब रास्ते में चलते चलते अपनी गाड़ी में, अपनी बस में, मेट्रो में पढ़ जाएंगी पूरी की पूरी ना। 9:45 बजे हैं, ट्रांसलेशन करके देख लीजिए इसका, है ना। या देखिए होश की बात करो, है ना, हम लोगों के बीच में दखल मत दो, सोचना पड़ जाता है, डू नॉट इंटरप्ट अस, ऐसी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये किताब बहुत काम की, ये किताब साहित्यिक नहीं है, लेकिन ये किताब इसलिए काम की है कि अंग्रेजीदा लोगों की महफिल में आप इससे अपना सिक्का जमा सकते हैं। ये सीएनजी की गाड़ी। अब जिस किताब पर मुझे बात करनी चाहिए मित्रों, जब भी ऐसे मौके मिलते हैं तो मैं किताबों के बहाने से, समीक्षाओं के बहाने से, किसी भी बहाने से कुछ अपनी बात कह देता हूँ आपसे। और एक बात आपसे चाहता हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, इस किताबों पर लगातार हमले हो रहे हैं, किताब पर हमले बहुत दिनों से हो रहे हैं, और जो आखिरी हमला था वो कोरोना का था। जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं वो जानते हैं कि धीरे धीरे पहले टीवी आया, टीवी के बाद केबल आया, केबल के बाद मोबाइल आया, मोबाइल के बाद बहुत सारी चीज़ें, अंत में कोरोना आया। कोरोना हमें बचा खुचा भी जितनी भी किताबें पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक़ हमें बच गया था उसको भी ख़त्म कर दिया। हमें छोटा छोटा पढ़ने की आदत पड़ गई, हमें बिना बात के वाह करने की आदत पड़ गई, हमको इस बात की आदत पड़ गई कि हम जो भी लिखें लोग उससे बेहतर मान के हमारी तारीफ़ करें। अगर उन्होंने कुछ कड़वा लिख दिया, कोई सुभाष चंद्र हो गया, तो कम वक्त को ब्लॉक कर दो। ये जो स्थितियाँ आ रही हैं
ऐसी स्थितियों में जब किताब के ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं, ऐसी स्थितियों में आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। आपको देखना है कि आप कहाँ से बच सकते हैं। बच आप कहाँ से सकते हैं? कौन सा तरीका है? बच आप सकते हैं 3 चीज़ों से। 3 चीज़ें आपको किताब की तरफ दोबारा ले जाएंगी। पहली चीज़ है कि किताब में पठनीयता हमेशा हो। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ कि किताबें या जो भी आपका साहित्य है वो कभी भी प्रयोगधर्मिता खूब हो, लेकिन वो पठनीयता की कीमत पर ना हो। आज का समाज पठनीयता पर एक और आक्षेप को, एक और हमले को, एक और प्रहार को झेल नहीं सकता है। आप पठनीयता को बचाए रखें। आप कहानी लिखें, कविता लिखें, उपन्यास लिखें, संस्मरण लिखें, रेखा चित्र लिखें, जो चाहे लिखें, लेकिन पठनीयता को बचा के रखें। अगर आप पठनीयता को बचा के रखेंगे तो किताब की तरफ आप आएंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो कुछ लिखा जा चुका है, अगर आपने उसको पढ़ा नहीं है, आप उससे परिचित नहीं हैं, तो आप वो गलती भी करेंगे। दूसरा, आपको ये समझ में आएगा अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं कि खराब और अच्छे लेखन के बीच का फ़र्क क्या होता है, वो इससे आपको समझ में आएगा। तीसरी बात कि जब भी आप कुछ नया लिखते हैं, नया रचते हैं, तब पाठक आपके पास चलकर आता है। मुझे कहने में कतई संकोच नहीं। जो लोग मतलब मेरे पर जानते हैं, जैसे कीर्ति जानती हैं या बाकी लोग जानते हैं, मेरी किताबों को 12-12, 14-14 एडिशन आते हैं और मैं अपनी किताबों की एडवांस रॉयल्टी लेने के लिए बदनाम हूँ। कारण ये है कि जो लोग मेरे मित्र जानते हैं मुझे, कि मैं इसलिए बदनाम हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पाठक को क्या चाहिए। मेरे पाठक को एक तो क्या चाहिए मैं जो कुछ मैंने पहले लिख दिया, क्या वो वही पढ़ेंगे ना? वो क्या पढ़ेंगे? जब मैं कुछ नया लेकर आऊँगा। इसलिए किताबें लेट ज़रूर आती हैं, लेकिन नई आती हैं। तो 3 बातें मैंने आपको बताई। नयापन जरूरी है, पठनीयता को बचाना जरूरी है। तीसरी बात कही थी जिसे मैं भूल चुका हूँ, आपको याद हो तो बता दीजिए, है ना? तो मैंने ये 3 मजाक में बात कही। अब बात आई उद्घाटन के फीते हैं हम। इस किताब को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? एक बात, जब किताब की समीक्षा का कार्यक्रम होता है तो हमने किताब नहीं देखी होती, हम सब ने, मैं आप लोगों से बुखाती हूँ, हम सब ने किताब नहीं देखी, हमको नहीं पता किताब में क्या है। हमें तो ओम प्रकाश प्रजापति जी ने बुलाया है, हम तो चंद्र प्रकाश मिश्र जी के कद्रदान हैं, उनके दोस्त हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, इसलिए आए हैं। कीर्ति जी संचालन करेंगी, ये हमारे प्रशांत उपाध्याय जी मुख्य अतिथि हैं और प्रेमपाल जी विशिष्ट अतिथि हैं। और ये जो हम सब हैं, जो आपके साथ तरफ से बात कर रहा हूँ, आप लोग आ गए हैं, लेकिन आपको ना तो किताब के बारे में पता, नहीं पता, सच बात है ना, नहीं पता ना। हम आ गए हैं, लेकिन अगर आ गए हैं तो 3 चीज़ें फिर ले लीजिए। पहली चीज़ तो ये ले लीजिए कि पढ़ना है। पढ़ने के लिए चयन करना है, क्या सिलेक्ट करना है, कौन सा पढ़ना है, नया हो, कौन सा पढ़ना है पढ़ने में अच्छा लगे। तीसरी बात क्या थी वो मैं खुद भूल गया, मैं दोबारा बार रिपीट कर रहा हूँ, आई नहीं रही लौट के, है ना? तो क्या थी वैसे, कुछ याद हो अगर किसी को तो? सीखने को कुछ मिले। 3 बातें हैं। आप जो कुछ घट रहा है वो आप नहीं कह पा रहे, आपकी जगह कोई और कह रहा हो। तो जब आप इस किताब को उद्घाटन के फीते हैं हमको पढ़ते हैं, तो अब 3-4 चीज़ों पर देखते हैं। पहली बात पठनीयता की। मिश्र जी दरअसल गीत के आदमी हैं, सीधी सच्ची बात है, गीत के आदमी हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से वो रचना पढ़ रहे थे, वो गीत पढ़ रहे थे। गीत हिंदी भाषा के होते हैं सामान्य तौर पे, और दूसरे गीतों में सामान्य तौर पर एक परहेज भी रखा जाता है। जितने बड़े गीत हैं, चाहे नीरज के हों, किसी के हों, वो गीत हिंदी के शब्दों को लेकर चलते हैं। और जब हिंदी की गज़ल की आप बात करते हैं तो आपको 3 चीज़ों को फिर लेकर चलना पड़ता है। कौन सी चीज़? पहली चीज़, हिंदी का सिंटैक्स उर्दू के सिंटैक्स से अलग होता है।
उसके सिंटैक्स को लेके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको उसके अंदर जिस तरीके से हम चीज़ों को बिखेरते और समेटते हैं और उस पूरी प्रक्रिया के बीच में अपने जो लेखन का स्तर है उसको भी बनाए रखते हैं, उस सबको भी लेके चलना है। इससे आप आनंद की जो अनुभूतियों के क्षण है या जो बात आप नहीं कह पा रहे हैं, उन बातों को आपकी जगह किसी और लेखक ने कह दिया है तो आप उस लेखक से जुड़ जाते हैं, इसलिए पढ़ लें। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, विविधता की बात, नएपन की बात, अलगपन की बात। आप अगर चमत्कारिक दृष्टि से देखें, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि चमत्कारों को लेकर बहुत वो है कि भाई हम चमत्कारों के पीछे बहुत पागल रहते हैं। इनकी पूरी किताब में मैंने देखी किताब, चमत्कारों के पीछे भागने की कोशिश नहीं है। हमारा जो पाठक है इस बात से परेशान हो जाता है कि कई बार वो किताबें उठाता है, उसके समझ में नहीं आता इसमें है क्या। भाई यार ये तो ठीक है, कुछ कहा तो है, कुछ बड़ी बड़ी सी बात कही है, मॉडर्न पेंटिंग जैसी बात है, भाई हमारे समझ में तो आई ना है, तो क्या करें। तो ऐसी रचनाएं जिसमें आपके समझ में बातें आ जाएं। पहली चीज़ तो यही है कि समझ में बात तो आए, दूसरी बात समझ में बात भी आए और नई भी हो, और तीसरी बात कि जो हम कहना चाह रहे थे, जिन जिन बातों को लेकर हम परेशान थे, क्या उन बातों के ऊपर इसमें बात हुई है, तभी तो जुड़ेंगे। अनुभूति जन्य जो तीव्रता है, अनुभूति जब लेखक की अनुभूति पाठक की अनुभूति में कन्वर्ट हो जाती है तो वो रचना पाठक के दिलो दिमाग में उतर जाती है और वो रचना जीवित रह जाती है। बड़ी रचना, चाहे वो गुनाहों का देवता हो, चाहे वो नदी के द्वीप हो, या शेखर एक जीवनी हो, उपन्यासों की कहानियों की मैं बात करूं, या बाद में कविताओं की बात करूं, तो वो रचनाएं इस तरीके से जीवित रहती हैं। तो जब चंद्रपाल मिश्र गगन जी की आप इस किताब को पढ़ते हैं, उद्घाटन के फीते हैं हम, वो किताब तीनों कसौटियों पर खरी उतरती है, नई बात भी कहती है, पाठक को जोड़ कर भी रखती है। आपको निकलना, आप निकल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शायद आपके साथ दिक्कत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको निकलना है, मैं बार बार जी निकले जी। तो मैं भी 2-4 मिनट ही लूँगा, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, उपाध्याय जी ने इतनी सारी बातें तो मित्र, तीनों बात मैंने आपसे कही। इस किताब में जिस ढंग से इन्होंने गज़लों का वाचन किया चंद्रपाल मिश्र जी ने, उससे मैं चाहता था कि अगर प्रशांत जी खुद करते तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, क्योंकि देखिए क्या है कि गज़ल का अपना एक, जैसे कविता का अपना एक सिंटैक्स है, गीत का अपना एक सिंटैक्स है, ऐसे ही गज़ल का भी अपना एक सिंटैक्स है और गज़ल की अपनी एक वाचन शैली है। उस वाचन शैली से अगर गज़ल अलग जाएगी, या तो आवाज़ बहुत बड़ी हो, या फिर आपके पास से वो सारे उतार चढ़ावों से आप वाकिफ़ हों, तो गज़ल के वाचन पर आपको भी काम करना है और कर लेंगे आप। तो भाई गीत के मास्टर हैं आप, गीत के तो मास्टर हैं आप। आप देखें कि जब आप विविधता में जाते हैं, तो बहुत सारे रंग आपके पास हैं। रंग कैसे कैसे हैं? बेबसी का रंग है। बेबसी कैसी है? एक मछली को आपने पानी में से निकाला है, उसको मछली को आपने रेत में छोड़ दिया है, मछली पानी की बूंदों के लिए तरस रही है, उसको सांस नहीं आ रही है, वो परेशान है, वो छटपटा रही है, वो बिलख रही है, वो मचल रही है, और उसकी जो जद्दोजहद है वो लगातार पानी की तरफ भागने की है। अगर आपका लेखक, आपका शायर, आपका कवि, आपका उपन्यासकार, आपका जो भी जिस भी आप साहित्यिक विधा से जुड़े हुए हैं, अगर आप उसकी बेचैनी का अनुवाद करने की स्थिति में होते हैं तो आप बढ़िया शायर हैं, वरना आप नहीं। ये जो बेचैनी के अनुवाद की प्रक्रिया है, ये जो बेचैनी के अनुवाद की जो प्रक्रिया है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर चंद्रपाल मिश्र इसमें सफल हुए हैं, इसलिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए।
दूसरी बात होती है कि आज के समय में जब आप गज़ल पर बात करें, कविता पर, गीत पर बात करें, तो एक रंग आप देख रहे हैं कि पहले ऐसा कम होता था और आजकल हम सीधे सीधे कहने की जगह व्यंग्य की शैली में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम व्यंग्य की शैली में इसलिए बात करें कि शायद ये समय, एक शेर पढ़ता हूँ उस समय के बारे में कि सभी तारीफ करते हैं मदारी के तमाशे की, सभी तारीफ करते हैं मदारी के तमाशे की, बड़ा मज़मा नहीं काफ़ी करिश्मे का नज़ारा हो। जब आप मदारी के तमाशे की बात करते हैं, उसके तारीफ़ करते हैं उसकी, तो उससे आप डरते भी हैं, और जब आप डरते हैं किसी भी युग में, तब एक चीज़ का जन्म होता है, उसका नाम है व्यंग्य। व्यंग्य इसलिए भी आता है कि जिन जिन चीज़ों पर आप खुलकर बात नहीं कह पाते हैं, जिन पर आप सीधे तीखेपन के साथ, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आसान नहीं हैं। ये देखिए, सबसे मुश्किल होता है आसान चीज़ों को लेकर आना। आसान चीज़ों को लेके आना सबसे मुश्किल होता है, और जब आप आसान चीज़ों को इस प्रकार से पेश करते हैं कि चीज़ें आसान होने का एक बड़ा खतरा होता है। आसान होना कई बार घटिया होना भी समझ लिया जाता है कि अरे बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा है, क्या है इसमें, तो हम भी लिख लेंगे। लेकिन उस आसान को आसान बनाए रखना, उस आसान को इस तरीके से प्रस्तुत करना कि साहित्य की गरिमा भी बनी रहे, जो आपने कह दिया है वो आप कह भी दें, और उसके बाद भी कुछ रह गया क्या, कुछ है जी, अच्छा कुछ कह रहा था मैं मेरा फ्लो टूट जाता मैं। हाँ, साहित्य, आसान चीज़ों की मैं बात कर रहा था कि आसान चीज़ों को लिखना बहुत आसान नहीं होता। आसान चीज़ें मतलब कि आप चीज़ें आसान भी रहें, आप उनका जो निचला पायदान है हल्का हो जाना, हल्के होने से बचाए भी रखें, साहित्य की गरिमा को भी बनाए रखें, और नएपन को लगातार प्रश्रय दें, नएपन को लगातार प्रस्तुत करें। जब इस प्रकार से आप कोई काम करते हैं, तब फिर ऐसी किताबें आपके सामने आती हैं। इन किताबों को, पहली बात तो किताबों को पढ़ा जाना चाहिए, उसके बाद उन किताबों को पढ़ा जाना चाहिए जिन किताबों पर आप काम करते हैं। माना आप कविता लिखते हैं तो आप कविता की किताबें ज़रूर पढ़ें, आप कहानी लिख रहे हैं तो आप देखें कि कहानी में क्या क्या लिखा गया है, उपन्यास लिख रहे हैं तो उस पर आप काम करें, और जब आप गज़ल पर काम करें, गज़ल को लिखने की बात करें, तो आप कोशिश करें कि आप प्रशांत उपाध्याय को भी पढ़ें, आप गगन जी को भी पढ़ें। मित्रों, एक शेर के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है शेर कि आप सबसे भी मुखातिब हूँ और मंच से भी, कि कैफी साहब का एक कथा है कि आज की रात बड़ी गर्म हवा चलती है, आज की रात बड़ी गर्म हवा चलती है, आज फुटपाथ पे नींद नहीं आएगी, और मैं भी उठूं तुम भी उठो वो भी उठें, मैं भी उठूं तुम भी उठो वो भी उठें, इसी दीवार में खिड़की कोई खुल जाएगी, इसी दीवार में खिड़की कोई खुल। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।